कल की क्लास में पढ़ लिया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। आज हेडिंग है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देख लो एन सेल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी सेल है, एक सेल नहीं है, एन सेल हमारे पास होंगे। सेल का विद्युत भागबल कितना ई ई ई ई ई ई ई। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल आर। ठीक, बैटरी लगी हुई इसमें वी वोल्ट की। ठीक, ये लिखा हुआ रेजोनेंस धारा नियंत्रक, ये लिखी कुंजी कुंजी। ठीक, एक काम करो ये हेडिंग बनाओ सेलों का समांतर क्रम संयोजन और ये वाला चित्र बना लो, बना लो पहले। चलो सेलों का समांतर क्रम संयोजन चित्र बना लिया है वाला। अब थोड़ा सा डाटा लिख लो इसके अंदर। लिखो लिखो माना बिंदु ए व बी के बीच, चित्र में देखते हुए रहना कहां बिंदु ए व बी, माना बिंदु ए व बी के बीच एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना बिंदु ए व बी के बीच एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बिंदु ए व बी के बीच एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया, चित्र में देख लेना। प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल कितना, लिखो प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल ई है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, लिख दिया। तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। देखिए चित्र में है भी नहीं बाह्य प्रतिरोध। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। ये बाह्य प्रतिरोध नहीं तो पहले बनाया यार वो। दिक्कत तो नहीं आया तक। बताओ एक सेल का विद्युत भागबल कितना है, एक सेल का, दो सेल का कितना होगा, तीन सेल का, एन सेल का, शाबाश। नहीं तो लिखो एन सेल का विद्युत भागबल बराबर एन ई। एन सेल का विद्युत भागबल बराबर एन ई। ये पहले समझना मैं क्या बोलने वाला, कितना एक्सपीरियंस हो गया तो। ये समांतर क्रम, जो समांतर क्रम है ना तो चीजें घटती चली जा। एक सेल का प्रतिरोध 1/r, दो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2/r, तीन सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3/r, चार सेल का प्रतिरोध 4/r, एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिख लो, एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर n/r। खैर सामने तो बोलना ही बेकार है, तुम महान हो गए भाई। एन सेल का प्रतिरोध बराबर n/r, लिख दिया। तो अभी हमने थोड़ी पहले निकाला आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, nr। ठीक, nr थोड़ा है, n ई आर, ये कुल विद्युत भागबल है एन सेलों का। उसके बाद जो आंतरिक प्रतिरोध आया एन सेलों का n/r आया। बाह्य प्रतिरोध कितना, बाह्य प्रतिरोध नहीं तो लिखो बाह्य प्रतिरोध लिखो, बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर। अगर हमें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना हो तो एनआर में आर नहीं जोड़ देंगे, तो लिखो परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर n/r प्लस कैपिटल आर, n/r प्लस कैपिटल आर, n/r प्लस कैपिटल आर। लिख दिया ना। ओम का नियम याद है, ओम का नियम, ओम का नियम हो हमारा नियम
आई बराबर वी अपॉन आर, वी अपॉन कितना हो आर, और जो वी है वो ई के बराबर नहीं होता, लिख दो बेटे आई बराबर, अब पूरे परिपथ का कुल विद्युत भागबल बताओ कितना, कुल विद्युत भागबल एन ई नहीं है, इसकी जगह लिख देंगे एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना एन आर बटे प्लस के आर, ये बैठेगा नहीं बैठेगा, आई बराबर बैठेगा बेटे एन ई बटे में कुल प्रतिरोध कितना, कुल प्रतिरोध एन बटे आर प्लस के कैपिटल आर, बैठेगा नहीं, आई बराबर बैठेगा जिसके बट्टे में उसके बट्टे में एक एन ई अपॉन इसका एलसीएम ले लो एन ई कम एन, आर की आर में गुणा करेंगे यार, आर की इसमें गुणा कर देंगे आर, गुणा करके ऊपर पहुंच जाएंगे तो बैठेगा आई बराबर एन ई आर, अच्छा स्मॉल आर, थैंक यू मैम, एन प्लस आर कैपिटल आर, दूर से सफेदी लाइव बॉय से आए, रंगीन कपड़े भी खरीदते हैं, एन ई आर होगा, एन प्लस के आर आर होगा, सच्ची बात है क्या, नोट करो सभी, कुल धारा निकल लीजिए, नोट करो सर, कर लिया, बड़े बदतमीज आदमी यार, पहले करके बैठे हुए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, एक सवाल और इसे देख लो, ये पेपर में आया हुआ, ठीक, एक तो हो टर्मिनल विभवांतर, एक हो विद्युत विभवांतर, दोनों विद्युत भागबल, तो दोनों में अंतर पूछा जा, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, सेल का विद्युत भागबल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए, सेल का विद्युत भागबल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए, सेल का विद्युत भागबल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए, तो एक तरफ हेडिंग बना लो विद्युत भागबल, विद्युत वाहक बल, बेटे दूसरी तरफ हेडिंग बनाओ टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत भागबल टर्मिनल ठीक, इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, इस विद्युत भागबल किसका, सेल का, टर्मिनल विभवांतर किसका, सेल का, और सेल का दर्शन करवा रखे, ये सेल एक प्रकार का आया समझ में, ये सेल एक प्रकार का, ठीक, एक सिरा इसका हो रहा, एक सिरा हो रहा, दो सिरे हो गए, ये सेल है ना, ये सेल जब किसी परिपथ से नहीं जुड़ा हुआ, मान लो किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ, अकेला लास्ट टाइम सेल, इसके द्वारा जो धारा प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, और इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे विद्युत वाहक बल, सेल किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ, इसके द्वारा धारा प्राप्त हो रही, ठीक, सेल किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ, इसके द्वारा जो धारा प्राप्त होगी और सिरों के बीच में जो भी विभवांतर होगा उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, लिखो, जब सेल परिपथ से नहीं जुड़ा हो, जब सेल परिपथ से नहीं जुड़ा हो, अर्थात खुले वक्र के रूप में हो, अर्थात खुले वक्र के रूप में हो, खुले वक्र के रूप में हो, उसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर ही, उसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, लिख लिया, इधर चले आओ, उधर
उल्टा होगा बिल्कुल इसका। ये सेल है ना, जब किसी परिपथ से जुड़ा हुआ होगा तो इसकी सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, एक बार सुन लो, ये सेल विद्युत भाग बल पता लग चुका। ये सेल किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ, इसकी सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विद्युत भाग बल कहलाएगा। अगर सेल किसी परिपथ के अंदर जुड़ा हुआ हो, उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। लिख लो, जब सेल किसी परिपथ से जुड़ा हुआ हो तब उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तब उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एक खास बात और सुन लो, अगर विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है ना, तो पक्की बात है ये टर्मिनल विभवांतर 80 वोल्ट होगा। अगर ये हमारा 90 वोल्ट है ना, हो सकता है 40 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए। विद्युत वाहक बल का मान हमेशा टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा, तो फिर उसका कम होगा। ऐसा कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। कम वो वाला हो, उधर लिखेंगे टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। समझ में आया? इधर लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो इधर साइड में, विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। लिख दिया? अच्छा, इधर लिखो, टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। गजब का प्रावधान। टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। देख लो, जो विद्युत वाहक बल है ना, इसे मापते हैं वोल्ट मीटर में। किस में? वोल्ट मीटर। इसे नापते हैं विभव मापी में। किस में? विभव मापी में। इधर लिखो, पहले इधर का पहला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट है ना, इधर लिखो, विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। लिख दिए हो? क्या लिखे? इधर साइड में चले जाओ, लिखो, इसे विभव मापी की सहायता से मापा जाता है। इसे विभव मापी की सहायता से मापा जाता है। इसे विभव मापी की सहायता से मापा जाता है। और चारों तो बंद कर दियो सर। 3 ही अंतर लिखने पेपर में आया हुआ, वो भी 3 नंबर का अंतर लिखने। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता, पूछा जा। बात समझ में आई? अब किरचॉफ का नियम पढ़ा दो ना। किरचॉफ के कितने नियम थे? अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब किरचॉफ के नियम की सहायता से तुम क्या कर सकते हो। बात समझ में आया? किरचॉफ के नियम की सहायता से तुम क्या कर सकते हो। और केमिस्ट्री में पढ़ाई ना, केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री में जो चित्र पढ़ाया आज मैंने, तुम उसे साफ साफ करके बना लेना और उसे चार्ट में बताना, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, जब कि बोर्ड का प्रैक्टिकल लेके जाओगे तो सबसे बढ़िया ब्रेडिक आर्क विधि बना के जाना। समझ गए? उसके बारे में तुम्हें पूर्ण नॉलेज भी है, उसके दायरा बाहर खींच सकने का, एक एक चीज पूछेगा, एक एक चीज बता दोगे तुम। समझ गए? उस चैप्टर जब टीचर देखेगा ना, चार्ट देखेगा टीचर, तो चार्ट देखने के बाद उस चैप्टर के दिमाग में उसके रोज रिकॉल हो और चैप्टर तुम्हारा ठीक ठाक तरीके से मजबूत है और उसके बारे में तुम्हें ठीक ठाक नॉलेज होगी, तो 29 और 30 के बीच में तुम्हारे नंबर आएंगे अगर वो ऐसा चित्र बना कर लेके जाओगे, क्योंकि उस टॉपिक की तुम्हें गहराई वाली समझ जाए। समझ में आई बात? उसके दिमाग में जब उस चित्र को देखेगा तो अनेक क्वेश्चन घूमेंगे, लेकिन उसी चैप्टर के घूमेंगे। समझ में आया बात है? तो बेहतरीन हो जाएगा। आराम से इस चित्र को साफ साफ बनाना अच्छे तरीके से।
अब एक चित्र पढ़ाने वाला हूँ कल, वो भी फिजिक्स के चार्ट उसमें बनाई, फिजिक्स के चार्ट में, वो व्हीटस्टोन सेतु। कौन सा सेतु? किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग बनाओ किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, क्या लिखा तुमने? अनुप्रयोग। इसके लिए कुछ रूल, किरचॉफ के नियम लगाने के लिए कुछ रूल बनाए गए, नियम बनाए गए। तो इसके नीचे नंबर एक हेडिंग बना लो, नियम अप्लाई करने के नियम। खाली नियम हेडिंग बनाओ, नियम। नियम क्या पहले देख लो क्या। चले, मान लो कभी तुम कभी भी और कहीं भी तुम किरचॉफ का नियम लगा रहे हो। किरचॉफ का ये वाला नियम नहीं, दूसरे नियम की बात कर रहा हूं मैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, मान लो धारा इधर जा रही है, ठीक, धारा की दिशा में चलोगे तो जो विभव होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में चलने पर, यहां धारा जा रही है, किसी परिपथ में धारा इधर जा रही है और विभव भी उधर ही, तो धारा की दिशा में चलने पर जो विभव हो, विभवांतर का मान वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सही बात। तो जो विभवांतर होगा उसको प्लस लेते हैं। धारा की दिशा में विभवांतर को कैसे लेते हैं? प्लस। अगर धारा की उल्टी दिशा हो, इधर ऐसा करोगे, उल्टी दिशा, वो कैसे लेंगे? वो मेरा काम होगा। धारा इधर जा रही लेकिन तुम विभवांतर इधर ले रहे, ऐसा समझ, तुम विभवांतर इधर ले रहे, अगर इधर ही जाओगे तो प्लस होगा, इधर ही लोगे विभवांतर को तो कैसा होगा? माइनस होगा। ये दोनों नियम याद रखने हैं। पहला नियम लिखवाने जा रहा हूँ और मैं यह बात पूछूंगा तुमसे कि मैंने क्या कहा था। जी गुरुजी आपने बताया था जिधर धारा होगी ना और विभवांतर उधर लोगे तो विभवांतर प्लस होगा, अगर उल्टी दिशा में लोगे विभवांतर को तो विभवांतर माइनस होगा। लिखो पहला पॉइंट, नियम नंबर फर्स्ट। किसी परिपथ में यदि धारा की दिशा में चलते हैं, किसी परिपथ में यदि धारा की दिशा में चलते हैं तो विभवांतर सदैव धनात्मक होता है। धारा की दिशा में चलते हैं तो विभवांतर सदैव धनात्मक होता है। लिख लिया? ये वाला चित्र बनाने वाला, पहले वाला चित्र, विभवांतर सदैव धनात्मक होता है। दूसरा लिखो, यदि विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, यदि विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विभव का मान घटता है। दूसरा वाला चित्र बनाओ। ठीक, अब हम अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं और अनुप्रयोग में थोड़ा 3 चित्र हैं और 3 नंबर तो हर साल एक पेपर में 5 नंबर का, वो भी 1 नंबर का नहीं, 5 नंबर का टॉपिक आने वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं भी कह रहा हूँ सबसे बड़ा नंबर क्वेश्चन माने जा। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहाँ से। तीनों का नाम बता रहा हूँ। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम। किरचॉफ के नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कल व्हीटस्टोन सेतु, दूसरे नंबर पढ़ेंगे मीटर सेतु और तीसरे नंबर पढ़ेंगे विभवमापी। 3 नाम बताए मैंने तुम्हें। नंबर 1 व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ठीक, विभवमापी। पूछे थे नहीं पूछे थे? कोई बात नहीं, कल तमीज से पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग हैं। लोगों को तो बता मीटर सेतु, कल उसका काम भी पता का। कल मेरे पास बोर्ड आ चुका ना, तीनों का डायग्राम मैं आज बना कर पढ़ जाऊंगा। रात मैंने फिट कर लिया बोर्ड, ठीक, काफी। हाँ, पेपर में नहीं आने वाले हैं इनमें तो पक्का 100% एक डायग्राम पेपर मांगा। इनमें तो तीनों में तो कोई सा फिजिक्स में चार्ट में बना सकते हैं। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। आराम से, कभी रटना नहीं पड़ने का, बहुत साधारण तरीके से सब कहीं भी बता दोगे तुम जाकर। ठीक, और कभी भूल भी जाओ तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा, आराम से जाकर बैठ कर देख लो।
वो बताया क्या गया था, समझ में आया बात है। तो 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले कल, और ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। समझ में आया बात है। 3 हम कल टॉपिक पढ़ने वाले, ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। नई यूनिट चल जाएगी जिसका नाम है चुंबक, मैग्नेट। समझ आए, उसमें तो ये बहुत आवा पेपर में। ये कल को उसकी चैप्टर की अंतिम यात्रा, और सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर की भी अंतिम यात्रा कल को। समझ में आया बात है। हाँ, अंतिम यात्रा में आते रहना। कल किस टाइम आओगे भाई? कल? हाँ, कल को तो 5:30 बजे आना, सुबह सुबह। नहीं, मैथ वालों को ही आना 5:30 बजे। समझ में आया बात है। तो ये मैं कितना कम सो रहा हूँ, मैं अपना घंटा कम कर रहा हूँ सोने का। 3 घंटे सो रहा, 1 घंटा दिन में सोऊंगा। पढ़ाऊंगा कल को, मॉडल लेकर दिन में 9 बजे, ठीक। बताऊंगा उसमें तो 2 टॉपिक दूंगा पढ़ने के, घर तो सर्च करके पढ़ने बताऊंगा। पढ़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, खुद पढ़ाने कोई नहीं आने का तुझे भी। कुछ खुद पढ़ना पड़ा, कुछ मैं पढ़ाऊंगा। लगन तेरे अंदर होनी चाहिए पढ़ने की। अगर तू सोच रहा कोई स्पेशल तुझे पढ़ाना आएगा तो सॉरी टू से आप गलत डायरेक्शन में। बात समझ में आया? तो हम क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर 1, हेडिंग बनाओ, अनुप्रयोग नंबर 1। हाँ, अनुप्रयोग नंबर 1। नाम बहिष्टोन से तू, बहिष्टोन से तू। कल ही से पढ़ेंगे। आर यू तैयार? रेडी? कल यहाँ मुलाकात होगी अच्छे अच्छे टॉपिक पर, ठीक। एक चित्र 10 बनाना रहेगा, 200 बने हुए मिलेंगे उस वाले बोर्ड पर, ठीक। और अच्छे तरीके से पहले तैयार करके रखूंगा डाटा, बस तुम्हें सिर्फ समझना होगा। डाटा तुम्हें भेजी जाएगा, इसका भी मैं जो केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री वाला हूँ, मैं डाटा भेजने जा रहा हूँ तुम्हें अभी। तुम जाओगे घर तक, तुम्हें डाटा सारा मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत? चलो आज बंद करते हैं।